हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही काम का है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या बोर्ड्स हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए, बेसिकली चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से टोटल सिमिलर है, बस ई की जगह यहाँ पे बी रिप्लेस करना होता है। इलेक्ट्रो में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बेसिकली देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, बट आप तो ऐसे समझो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ऐसे समझो। आपको अगर मैं बोल दूँ, ये देखो, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि एक टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है और उससे 100 लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, एक टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड आपकी, उससे 100 लाइंस पास हो रही हैं। अगर मैं पूछूं कि अब उस मैग्नेटिक फील्ड की मैंने 2 टेस्ला कर दी तो कितनी लाइंस पास होंगी? 200 होंगी। आइडिया बना आपको? आइडिया लगा ना? तो बेसिकली इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, आइडिया लग गया आपको कितनी लाइंस क्रॉस होंगी। इसका फॉर्मूला बी डॉट डी एल है, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, ए जो होता है एरिया वेक्टर होता है। इसको सिंप्लीफाई करके आप बी ए कॉस थीटा लिख सकते हो, जहाँ की थीटा जो होता है बी और ए के बीच का एंगल होता है। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? बेसिकली वेबर होती है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। एक क्वेश्चन है इस पे, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको निकालना है। फ्लक्स एम, यहाँ पे इसको करेक्ट, फ्लक्स एम निकालना है आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के थ्रू क्या होगा? ठीक है, जैसे कि आर और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में 37 डिग्री है। ठीक है, अब आप एरिया वेक्टर निकालोगे, जैसे किसी भी सर्कल का अगर आपने पढ़ा हो तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो आउटवर्ड नॉर्मल जैसे आप पॉइंट आउट करोगे, ये हुआ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिख रही है। अब ध्यान से देखो आप, अगर बी और ए में जो एंगल है ना वो 53 डिग्री है। देखा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री बना रहा है। 90 माइनस 37 इज इक्वल्स टू आपका हो गया ये 53 डिग्री। तो आप फ्लक्स का बेसिकली जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, जो पढ़ा है आपने, उस पर आप लिख सकते हो। बेसिकली सिंपल सा आप इसको लिख सकते हो, बी नॉट ए कॉस 53 डिग्री। ठीक है, फ्लक्स का आपका आंसर हो गया ये। बी आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट दे रखी है, एरिया वेक्टर ए मान लिया। बेसिकली आप इसको पाई आर स्क्वायर लिखो, और इन दोनों के बीच का एंगल डिटरमाइन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। 37 डिग्री वो आर के साथ बना रहा, तो एरिया वेक्टर जब आउटवर्ड नॉर्मल आप लोगे तो 53 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर लूप है 45 डिग्री पे, रेडियस से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की है। ठीक है, अब इसके थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है आपसे, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा। तो अगर आप सॉल्व करो खुद से पहले एक बार, लेकिन पॉज करके सॉल्व करो। इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर 0 है। ध्यान से देखो आप, अगर इस पे आप आउटवर्ड नॉर्मल लोगे ना, उसको उस प्रीवियस क्वेश्चन में देखो कुछ अलग डायरेक्शन दे रखी थी, कुछ अलग फिगर था। इसमें देखो, अगर आप आउटवर्ड नॉर्मल लोगे ना ये, तो बी और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री बन गया। ये दिख रहा है, बी इधर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री बन गया। तो आप जब इसको लिखोगे, बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, आप इसको जब लिखोगे बी ए कॉस 90, तो कॉस 90 तो 0 होता है आपका, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती तो ये 0 आ गया। ठीक है, करेक्ट है। अगला टॉपिक अपना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। देखो, बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी कॉइल को या किसी भी लूप को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हो, जैसे कि मान लो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रखी ना हमने, इसको चेंज कर रहे हैं बी नॉट टी स्क्वायर के थ्रू, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, और लूप रखी, तो ठीक है, बी नॉट टी स्क्वायर चेंज हो रहा है। अगर इसका फ्लक्स लिखो, लूप की एरिया ए ले लेते हैं, तो फ्लक्स लिखोगे तो क्या आएगा? बी नॉट टी स्क्वायर ए आएगा। ओके, अब बी नॉट टी स्क्वायर मतलब ये टाइम की हर वैल्यू पे चेंज हो रहा है ना फ्लक्स। इसकी टाइम टी इज इक्वल टू 0 रखो तो ये 0 हो गया, फ्लक्स 0 है। टी इज इक्वल टू 1 रखो, बी नॉट ए हुआ। टी इज इक्वल टू 2 रखो, 4 बी नॉट ए हुआ। ठीक है, तो ये चेंज इन फ्लक्स में आप किसी भी लूप को रखते हो, तो इस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट हो जाता है। ठीक है,
उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है, देखो सिंपल सा जो फॉर्मूला आपको तो याद रखना है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आती है उसको ई बोल देता हूं मैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी जो वैल्यू आती है माइनस डी फाई बाई डी टी होती है, ठीक है, यानी चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए लगता है। बेसिकली आप तो ये समझो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया किसकी वजह से आया, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ऐसे हमने माना है, तो इसको माइनस डी फाई बाई डी टी लिख दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है चेंज इन फ्लक्स के लिए कि हाँ, बेसिकली ध्यान से देखो यार, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा है तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, वैसे नहीं तो नहीं आ रहा है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो करंट आता है, इसी पे दूसरा लॉ अपना होता है लेंस लॉ जिसको बोलते हैं। बेसिकली आपको इतना ही समझना है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता किसी भी, आप तो ऐसे समझो सिंपल कि अगर किसी भी लूप को आप किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हो तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होएगा और जिसकी वैल्यू जो होगी माइनस डी फाई बाई डी टी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यार फ्लक्स चेंज कर रहा है तभी ईएमएफ आ रहा है उसमें, ठीक है। अब ईएमएफ आया है तो करंट भी आएगा, ठीक है। ईएमएफ तो हर कंडीशन में आएगा, देखो नेसेसरी है ये तो, देखो अब हमेशा ईएमएफ हमेशा आएगा बट करंट हमेशा नहीं आएगा। अगर आप इसको इनफाइनाइट सर्किट रेजिस्टेंस का वो ले लेते, ओपन सर्किट इसको ले लेते तो करंट नहीं आता, ओपन सर्किट यानी बीच से खुली हुई तो करंट आता नहीं, ठीक है। लेकिन ईएमएफ हमेशा आएगा। आपको बेसिकली याद रखना इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। ये इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, इसका फॉर्मूला है एक, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब आपने जैसे बोला कि अगर ईएमएफ आएगा तो करंट तो आएगा ही ना। अब उस करंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया, उस करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट लॉ जो आता है वो आता है लेंस लॉ। बेसिकली देखो लेंस लॉ क्या है अपना, लेंस लॉ करंट की डायरेक्शन, जैसे कि हमने बताया कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो करंट आएगा। अब इस करंट की कुछ तो डायरेक्शन होगी, जैसे कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि करंट जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, बस करंट के पास डायरेक्शन होती है। अगर आपको ना याद हो तो जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से 7 एम्पियर करंट आया, ठीक है, एक इधर की तरफ गया एक इधर, इधर जो है 4 एम्पियर गया, तो आप इधर बता दोगे ना इस डायरेक्शन में जो 3 एम्पियर करंट आया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडे से कि अगर इधर 4 एम्पियर करंट गया है तो इधर 3 एम्पियर करंट आ जाएगा अगर टोटल 7 एम्पियर है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो लेंस लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली it states that current flows in such a direction that it tries to oppose the cause which is produced it, ठीक है। बेसिकली ऐसे समझो कि करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि ये अपोज करेगा, जैसे कि अगर ये फ्लक्स को अपोज करेगा, जैसे कि मान लो आप इसकी इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो, मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब क्या, क्रॉस का डायरेक्शन मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लूप एक रखा गया है, ठीक है, आर रेडियस का लूप रख दिया गया। अब इसमें बेसिकली देखो हम लोग कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या बताओ। लेंस लॉ यही बताता है कि करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि इट अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूस्ड। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट आया है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब जैसे बी चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, बी डॉट डी होता है। बी चेंज हुआ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें एक ईएमएफ सेट होगा, ईएमएफ सेट हुआ तो करंट आया। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इसको अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ने से वजह से इसको आया है, करंट आया है। तो बेसिकली देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर लाए ताकि इसका इफेक्ट कम हो जाए। राइट हैंड पाम रूल याद है किसी को, राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अगर आपको याद हो तो कर्ल द डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आप इसको अपने पाम को कर्ल करो और जिधर थंब आएगा उधर जो है करंट की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप अगर इसको, इसका आंसर देखो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप रूल लगाते हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब इसमें देखो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ आई तो अंदर वाला कम हो गया ना, तो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज इसमें फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो होगा। करंट की जो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ यानी जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है उसका इफेक्ट कम होगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड या आउटवर्ड, ये पॉइंट का मतलब होता है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और उसको हमने घटाना शुरू किया, तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए अपने आप को कि ऐसे समझो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि बेटा हमेशा बाप का विरोध करता है, ठीक है। अगर देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही थी बट करंट बाहर की तरफ आया, क्यों? क्योंकि समझ लो कि इसके जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा हमने, बढ़ाया है, तब करंट इसमें आया है, तो अब करंट इधर जाने की वजह से बाहर आ रहा है, तो अपोज कर रहा है उसको, बेटा बाप का विरोध कर रहा है, ठीक है। यानी करंट तो बेटा हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ये बेटा आया है। अब बेटा ऐसे चल रहा है कि बाप उधर जा रहा है, बेटा इधर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें जैसे कि बोल रहा है कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग घटा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब बेसिकली अगर ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड घटा रहे हैं मतलब बाहर की तरफ थी, बाहर की तरफ मान लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 थी, अब उसको हमने 3 कर दिया, यानी 2 घटाया है, 2 अंदर की तरफ भेजा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यानी अंदर की तरफ बढ़ रही है, ध्यान दो, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो अब करंट क्या करेगा, बाहर की तरफ इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटा रहा है तो करंट बढ़ाना चाहेगा। अब किस डायरेक्शन में ये फ्लो हो करंट की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, तो फिर वही राइट हैंड रूल लगा लो, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यानी बढ़ेगी ये, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसका भी आंसर होगा कि करंट इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगा। लेंस लॉ का यही काम होता है, बेसिकली वो डायरेक्शन बताता है। इससे क्वेश्चंस कभी नीट या पीएमटी में बनते, कभी 5-6 साल में एक बार पूछ लेते, बट बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, वो 3-4 साल में एक बार ही पूछ लेते हैं इसके ऊपर।